आज हम पढ़ेंगे मानव जनन। बिल्कुल। सभी बच्चों का क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम आपके जो दिए गए पीडीएफ नोट्स हैं, उनका बहुत ही विस्तृत अध्ययन करेंगे। और बच्चों ध्यान दें, आज की क्लास बहुत इंटरैक्टिव होने वाली है। बिल्कुल होने वाली है, क्योंकि मतलब ये विषय सिर्फ परीक्षा के लिए ही नहीं है, ये खुद के शरीर को और जीवन की शुरुआत को समझने के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। सही कहा आपने। ये जानना कि हम सब यहाँ कैसे आए, ये बहुत ही रोचक है। एकदम। तो बच्चों, पूरा ध्यान स्क्रीन पर और हमारी बातों पर रखिएगा। तो हम शुरुआत करते हैं अपनी पहली स्लाइड से। स्लाइड 1 में मानव जनन का परिचय दिया गया है। हाँ। और इसमें जो सबसे पहला कंसेप्ट है वो ये है कि मनुष्य एक लिंगी प्राणी है। यूनिसेक्सुअल है ना? जी, यूनिसेक्सुअल। मतलब कि नर में शुक्राणु का निर्माण होता है और मादा में अंडाणु का। बच्चों, मैं इसे थोड़ी और आसान भाषा में समझाता हूँ। एक लिंगी का मतलब बहुत सीधा है। नर और मादा जनन अंग जो हैं वो अलग अलग शरीरों में होते हैं। हाँ, मतलब एक ही शरीर में दोनों नहीं होते। बिल्कुल। तो अगर हम इसे एक पजल की तरह देखें। एक पजल? हाँ, जैसे एक पजल के दो अलग अलग हिस्से होते हैं ना, जो नर और मादा है। अरे वाह, ये बहुत ही बढ़िया एनालॉजी है ना? जब तक ये दोनों हिस्से आपस में जुड़ेंगे नहीं, तब तक पजल पूरी नहीं होगी। बिल्कुल सही कहा। कैसे ये दोनों युग्मक यानी नर और मादा गैमीट्स मिलकर जीवन की शुरुआत करते हैं, यही तो इस पूरी प्रक्रिया का मूल है। चलिए, अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। हाँ, स्लाइड 2। तो बच्चों, स्लाइड 2 में हम नर और मादा जनन तंत्र के अंगों के बारे में पढ़ेंगे। इन्हें 2 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक और द्वितीयक अंग। प्राइमरी और सेकेंडरी ऑर्गन। हाँ, प्राथमिक अंगों में वृषण और अंडाशय आते हैं और बाकी सभी सहायक अंग द्वितीयक अंगों में आते हैं। तो बच्चों, परीक्षा के नजरिए से अगर देखें ना, तो ये बहुत जरूरी है। हाँ, कई बार पूछा जाता है। बिल्कुल। परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि प्राथमिक अंग क्या करते हैं। तो मैं समझाता हूँ। प्राथमिक अंग वो होते हैं जो युग्मक बनाते हैं, मतलब गेमीट्स बनाते हैं। असली काम वही होता है। हाँ, असली फैक्ट्री वही है। जबकि जो द्वितीयक अंग हैं वो केवल परिवहन और पोषण में मदद करते हैं, वो युग्मक नहीं बनाते। मतलब वो सिर्फ ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। एकदम सही। चलिए, अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। जी। तो बच्चों, स्लाइड 3 पर हम नर जनन तंत्र के प्राथमिक अंग यानी वृषण के बारे में बात करेंगे। टेस्टिस। हाँ, नोट्स के अनुसार इसकी संरचना अंडाकार होती है। ओवल शेप। बिल्कुल। इसकी लंबाई करीब 4 से 5 सेंटीमीटर होती है और चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। लेकिन यहाँ बच्चों के लिए एक बहुत ही रोचक सवाल है। पूछिए। वृषण जो है वो शरीर के बाहर वृषण कोश, जिसे स्क्रोटम कहते हैं, उसमें क्यों स्थित होते हैं, शरीर के अंदर क्यों नहीं? अरे, ये तो जीव विज्ञान का एक आहा मोमेंट है। बच्चों, ध्यान से सुनना। हाँ, ये बहुत बार आता है। हमारा जो शरीर का तापमान होता है ना, वो शुक्राणु निर्माण के लिए बहुत अधिक होता है। उस गर्मी में शुक्राणु बन ही नहीं सकते। अच्छा। इसीलिए प्रकृति ने वृषण कोश को एक प्राकृतिक फ्रिज की तरह बनाया है। प्राकृतिक फ्रिज? हाँ, एक रेफ्रिजरेटर की तरह, जो वृषण का तापमान शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रखता है। अरे वाह! बच्चों, ये एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे अभी अपने नोट्स में स्टार मार्क कर लें। चलिए, अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। ठीक है, स्लाइड 4। स्लाइड 4 में हम वृषण की आंतरिक संरचना को देख रहे हैं। इसके अंदर लगभग 250 से 300 वृषण पालियां होती हैं। लोब्यूल्स। हाँ, लोब्यूल्स। और इनमें 3 प्रमुख कोशिकाएं होती हैं, स्पर्मेटोगोनिया, सर्टोली और लीडिक कोशिकाएं। बच्चों, इसे याद रखने के लिए ना एक फैक्ट्री का उदाहरण लेते हैं। हाँ, फैक्ट्री वाला उदाहरण अच्छा रहेगा। देखो, स्पर्मेटोगोनिया जो हैं वो इस फैक्ट्री के मजदूर हैं, जो असली में शुक्राणु बनाते हैं। बिल्कुल। वो लगातार काम करके शुक्राणु बनाते हैं। हाँ। फिर आती है सर्टोली कोशिकाएं, जिनका आकार पिरामिड जैसा होता है। हाँ, ये कोशिकाएं फैक्ट्री की कैंटीन है। कैंटीन? हाँ, क्योंकि ये उन मजदूरों को यानी विकासशील शुक्राणुओं को पोषण देती हैं, खाना पीना देती हैं। अच्छा, और लीडिग कोशिकाएं? लीडिग कोशिकाएं फैक्ट्री का मैनेजमेंट है। वो शुक्राणु नहीं बनाती, बल्कि वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकालती हैं, जो कि पूरी प्रक्रिया को कंट्रोल करता है। एकदम सही। चलिए, अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। हाँ, स्लाइड 5 की ओर। अब स्लाइड 5 में सहायक अंग और उनके मार्ग की बात की गई है, मतलब शुक्राणु का रास्ता क्या होता है। पूरा जो पाथवे है। हाँ।
तो शुक्राणु वृषण से निकलकर पहले अधिवृषण में जाता है, एपिडिडाइमिस। जी। फिर वहां से शुक्रवाहक यानी वास डेफरेंस में जाता है और फिर शिश्न से होते हुए बाहर आता है। इस रास्ते में कुछ ग्रंथियां भी होती हैं। हाँ, ग्लैंड्स। बच्चों, इन ग्रंथियों का जो प्रतिशत है ना, वो बहुत ध्यान से सुनना। वीर्य में जो तरल होता है उसमें शुक्राशय का हिस्सा लगभग 60% होता है और प्रोस्टेट ग्रंथि का हिस्सा 20 से 25% होता है। अच्छा, यहाँ बच्चों का एक बहुत ही आम सवाल आता है। क्या? अक्सर छात्र पूछते हैं कि सर, वीर्य और शुक्राणु में क्या अंतर है? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। बच्चों ध्यान दें, शुक्राणु केवल एक माइक्रोस्कोपिक कोशिका है, बस वो एक सेल है। हाँ, जबकि वीर्य, जिसे सीमेन कहते हैं, उसमें इन शुक्राणुओं के साथ साथ इन सभी ग्रंथियों का तरल भी मेरा होता है। मतलब शुक्राणु तैरने के लिए उस तरल का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, वो तरल उन्हें तैरने में मदद करता है और पोषण देता है। और हाँ बच्चों, काउपर ग्रंथि को मत भूलना। उसका क्या काम है? उसका मुख्य काम स्नेहन यानी लुब्रिकेशन प्रदान करना है, ताकि रास्ते में कोई घर्षण ना हो। चलिए अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। ठीक है। स्लाइड 6। अब हम मादा जनन तंत्र के प्राथमिक अंग पर आते हैं, जो है अंडाशय, ओवरी। हाँ, तो अंडाशय का जो आकार है वो एक बादाम जैसा होता है और ये लगभग 2 से 4 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसकी स्थिति उदर के नीचे दोनों ओर होती है। बच्चों, इसके ना 2 मुख्य कार्य होते हैं, ये स्पष्ट रूप से याद रखना। कौन कौन से? पहला काम है अंडाणु का निर्माण करना और दूसरा काम है स्टेरॉयड हार्मोन का उत्पादन करना, जैसे एस्ट्रोजन वगैरह। हाँ बिल्कुल। और नोट्स में एक और चीज है, लिगामेंट। लिगामेंट का क्या महत्व है? लिगामेंट एक सीट बेल्ट की तरह काम करते हैं। ओहो, सीट बेल्ट। हाँ, वो अंडाशय को उदर की दीवार से कसकर बांधे रखते हैं ताकि वो अपनी जगह पर सुरक्षित रहे, हिले डुले नहीं। चलिए अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। जी। तो स्लाइड 7 में अंडाशय की संरचना और आर्तव चक्र दिया गया है। मेंस्ट्रुअल साइकिल। हाँ, इसकी आंतरिक संरचना में 2 भाग हैं, बाहर का कॉर्टेक्स और अंदर का मेडुला। और इसी में पुटिकाएं परिपक्व होकर ग्राफियन फॉलिकल बनती हैं। बच्चों, इसे हम आर्तव चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल से जोड़कर देखते हैं, जो लगभग 28 दिन का होता है ना? बिल्कुल, 48 दिन का चक्र। और बच्चों ध्यान दें, परीक्षा में नियंत्रक हार्मोन के नाम पूछे जाते हैं जो इस चक्र को कंट्रोल करते हैं। हाँ, FSH और LH हार्मोन। इन दोनों के नाम अच्छे से याद कर लें, ये पक्का आते हैं। चलिए अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। जी। स्लाइड 8 में हम गर्भाशय और सहायक अंगों की बात करेंगे। यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब। हाँ, अंडवाहिनी के 3 हिस्से होते हैं, इनफंडिब्युलम, एम्प्यूला और इस्थमस। और फिर आता है गर्भाशय, जो करीब 8 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसकी 3 परतें होती हैं। बच्चों, गर्भाशय की ये जो 3 परतें हैं ना, इन्हें याद करने की एक बहुत आसान ट्रिक है। क्या ट्रिक है? देखो, सबसे बाहरी परत है पेरीमीट्रियम। इसे आप सबसे बाहरी पैकिंग मान सकते हो, जो सुरक्षा देती है। हाँ, फिर बीच वाली मोटी पेशी परत है मायोमीट्रियम। ये परत प्रसव के समय यानी जब बच्चे का जन्म होता है तब संकुचन में काम आती है। और सबसे अंदर वाली? वो है एंडोमेट्रियम। ये सबसे भीतरी ग्रंथिल परत है, जो एक मुलायम बिस्तर की तरह होती है जहां भ्रूण ठहरता है। चलिए अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। स्लाइड 9। स्लाइड 9 में स्तन ग्रंथि यानी मैमरी ग्लैंड्स का विवरण है। नोट्स के अनुसार प्रत्येक स्तन में 15 से 20 पालियां होती हैं, लोब्स। हाँ, और दुग्ध प्रवाह पथ के कई चरण होते हैं। ये है कुपिका, फिर नलिकाएं, फिर वाहिनी, फिर तुम्बिका और अंत में दुग्ध वाहिनी। कुपिका से शुरू होकर दुग्ध वाहिनी तक। हाँ बच्चों, इस सीक्वेंस को ध्यान से समझें, ये MCQ में बहुत बार आता है। क्रम उल्टा पुल्टा करके पूछ लेते हैं। चलिए अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। जी। स्लाइड 10। तो स्लाइड 10 में शुक्र जनन और शुक्राणु की संरचना है। इसके 3 चरण होते हैं। पहला गुणन, जहां माइटोसिस होता है, फिर वृद्धि और आखिर में परिपक्वन, जहां मियोसिस होकर 2N कोशिका N में बदल जाती है, अगुणित बन जाती है। हाँ, भाग होते हैं हेड, नेक, मिडल और टेल। बच्चों, इसको ना एक माइक्रोस्कोपिक पनडुब्बी की तरह सोचो। पनडुब्बी? हाँ, इसका जो हेड है, जहां एक्रोसोम होता है, वो इस पनडुब्बी की ड्रिल है, जो अंडाणु की झिल्ली को तोड़ती है। एकदम सही। और जो मिडिल पार्ट है, जहां माइटोकॉन्ड्रिया भरे होते हैं,
वो इस पनडुब्बी का इंजन या पावर हाउस है जो उसे तैरने के लिए ऊर्जा देता है। बिल्कुल, ऊर्जा के बिना तो पनडुब्बी आगे बढ़ेगी ही नहीं। चलिए अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। स्लाइड 11। अब बात करते हैं अंडजनन और अंडाणु की। बच्चों, यहाँ एक बेहद आश्चर्यजनक तथ्य है। हाँ, बहुत हैरान करने वाला। अंडजनन की प्रक्रिया तभी शुरू हो जाती है जब एक बच्ची अपनी माँ के गर्भ में होती है। मतलब जन्म से पहले ही? हाँ, जन्म के समय अंडाशय में करीब 20 लाख पुटिकाएं होती हैं। लेकिन बच्चों, यौवनारंभ यानी प्यूबर्टी तक आते-आते ये घट जाती हैं। सिर्फ कुछ ही बचती हैं? हाँ, सिर्फ 400 से 450 ही बचती हैं, बाकी सब नष्ट हो जाती हैं। और अंडाणु की परतें कौन सी होती हैं? मध्य में केंद्रक होता है, उसके बाहर ज़ोना पेलिसोडा होती है और सबसे बाहर कोरोना रेडियाटा की परत होती है। चलिए अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। ठीक है, स्लाइड 12। अब आता है निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन। सबसे महत्वपूर्ण पल। बिल्कुल, वो पल जब शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं और युग्मनज यानी जाइगोट बनता है, जिसमें 46 गुणसूत्र होते हैं। हाँ, और ये फेलोपियन नलिका की तुम्बिका यानी एम्पुला में होता है। बच्चों, ये स्थान जो है ना, एम्पुला, ये परीक्षा के लिए वीवीआई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, सीधा सवाल आता है कि निषेचन कहाँ होता है? बिल्कुल। और बच्चों, ये मिलन इसलिए जरूरी है क्योंकि ये आनुवांशिक विविधता यानी जेनेटिक डाइवर्सिटी पैदा करता है, जिससे हर इंसान अलग दिखता है। हाँ, और इसी समय द्वितीयक अंडक अपना अड़सूत्री विभाजन पूरा करने के लिए प्रेरित होता है। चलिए अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। जी, स्लाइड 13। स्लाइड 13 में विदलन और अंतरोपण की बात की गई है। क्लीवेज और इम्प्लांटेशन। और फिर ब्लास्टोसिस्ट बनता है। और फिर होता है अंतरोपण। बच्चों, इसे ऐसे समझो जैसे एक बीज को उपजाऊ मिट्टी में बोया जा रहा हो, गर्भाशय की परत में। हाँ, ब्लास्टोसिस्ट का गर्भाशय की एंडोमेट्रियम परत में गहराई से धंस जाना ही गर्भधारण है। इसमें कुछ विशेष कोशिकाएं भी तो होती हैं। हाँ, बाहर का ट्रोफोब्लास्ट होता है जो आगे चलकर अपरा बनाता है, और आंतर कोशिका समूह होता है जिससे पूरा भ्रूण विकसित होता है। चलिए अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। स्लाइड 14, हमारी आखिरी स्लाइड। इसमें प्रसव व दुग्ध स्रावण के बारे में बताया गया है। प्रसव के 3 चरण होते हैं। पहला ग्रीवा में फैलाव, दूसरा शिशु का जन्म और तीसरा अपरा यानी प्लेसेंटा का बाहर आना। और बच्चों, इसके बाद जो दुग्ध स्रावण होता है उसमें प्रथम स्तन्य, जिसे खीस या कोलेस्ट्रम कहते हैं, उस पर विशेष जोर दें। वो पीला गाढ़ा दूध। हाँ बच्चों, खीस का वो पीला दूध नवजात शिशु की प्रतिरक्षा के लिए अमृत समान है, क्योंकि उसमें एंटीबॉडीज होते हैं। बिल्कुल, उसमें बेहद जरूरी एंटीबॉडीज होते हैं जो शिशु को बीमारियों से बचाते हैं। ये एग्जाम का निश्चित प्रश्न हो सकता है, इसे रट लें। चलिए अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। स्लाइड तो खत्म हो गई। हाँ, तो बच्चों, आज की इस पूरी क्लास का संक्षिप्त समापन करते हुए मैं आपके लिए एक सोचने योग्य प्रश्न छोड़ना चाहती हूँ। क्या प्रश्न है? सोचिए बच्चों, एक एकल कोशिका यानी जाइगोट के पास कोई दिमाग नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। फिर भी वो करोड़ों निर्देशों को फॉलो करते हुए 9 महीने के अंदर एक पूरा का पूरा जीता जागता इंसान कैसे बना देती है। अरे वाह, ये प्रकृति का सबसे बड़ा जादू है ना? सच में ये जीव विज्ञान का सबसे खूबसूरत चमत्कार है। तो बच्चों, आप सभी को इतने ध्यान से हमारी क्लास सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आप सभी का शुक्रिया। आपकी